मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रोज हमारी एक यहाँ पे मीटिंग होती है, क्लास लगती है। एक एक तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा पे निकल पड़े हैं, जो कि यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा सिद्ध होगी। क्योंकि आप जैसे विद्वान लोग अगर जुड़ के लोगों को समझाएंगे तो संविधान पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। अगर लोग संविधान को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे तो फिर वो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब भी कोई अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या अमेंडमेंट की जा रही है और इसके क्या मायने हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप रोज जुड़ें और रोज नए टॉपिक के ऊपर वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के। वर्ड वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन जहाँ पे चलती है, चाहे आप 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए जुड़ें, लेकिन जुड़ें जरूर, क्योंकि आप जैसे विद्वानों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। रंजीत कुमार एडवोकेट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनका टाइम भी बहुत कीमती होता है, तो मैं उन्हें ही आमंत्रित करता हूं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, आप अपनी बात बोलें। थैंक यू सर। हनी आजाद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा ये कार्यक्रम रखा और दूर दूर से साथियों को जोड़ा इस प्लेटफॉर्म पे हमारी बातचीत हो रही है। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है हनी जी, आपने बहुत अच्छा मतलब ये टॉपिक रखा है और संविधान के ऊपर बात होनी चाहिए। और जितना संविधान आज इसकी बात करने की जरूरत है, इतनी शायद 70 साल में उतनी नहीं पड़ी जितनी आज हमें जरूरत है। क्योंकि मोदी सरकार ने हमें उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आके हमें संविधान को बचाने के लिए जो भी अपने पास है, तन मन धन, सबको लगाने का अब समय है। बड़ी अच्छी लगी मेरे को आपकी बात। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को, आम जन को नहीं पता, उनको खोल के बताने का जो जो प्रयास है, ये सराहनीय है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और रही बात आगे से शामिल होने की, मैं जब हालांकि मेरा थोड़ा सा कार्यक्रम ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो हो सका तो मैं रोज जरूर ज्वाइन करूंगा। आज का जो आपका विषय है वो ईवीएम पे आप बात कर रहे हो, तो ईवीएम के संदर्भ में मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इसके विषय पे शायद बहुत सारे साथी मेरे से पहले बोल चुके होंगे। पर मेरा मानना ये है कि जो सत्ता पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही हास्यगत समाज को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं और उसमें रुकावटें लगाने का काम करते हैं। और ये मतलब कि एक खुला हुआ विषय है, सभी को इसके बारे में पता है। अगर पिछले 70 साल तक पहले अगर कांग्रेस राज करती रही है, जब बैलेट बॉक्स के जरिए भी वोट डलते थे, जब जब अपने ठप्पा लगा के भी वोट डालते थे, तो यूपी और बिहार में जो मैं घूमा हूँ, चुनाव प्रचार में भी जाता रहा हूँ काफी समय पहले तक, तो मैंने वहां पे ये चीजें देखी हैं। पंजाब में भी ये चीजें देखी हैं कि एक समय ऐसे था कि जो पंजाब में जो बड़े जागीरदार लोग हुआ करते थे, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, या जिनकी समाज में थोड़ा सा जिनका स्तर ऊंचा है, वो लोग गरीब लोगों को अंदर घुसने तक नहीं देते थे और बैलेट पेपर के ऊपर खुद ही मोहरे लगा के बक्से में डाल दिया करते। अगर कहीं लगे, उनको भी लगता था कि ये वोट जो है गरीब लोगों ने जो डाली है, वो मत जो कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो मत पेटियां उठा के भाग जाते थे। तो यूपी बिहार में ऐसा बहुत कुछ होता रहा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, ये 20-30 साल 40 साल पहले तक ये कुछ होता रहा है। वो हुआ क्या कि जब दलित समाज में चेतना आई, पिछड़ों में चेतना आई, मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष के बाद, तो लोगों ने अपने वोट के अधिकार के बारे में सोचना शुरू किया और लोगों को ये पता चला कि बाबा साहब क्या कह रहे थे, बाबा साहब की इच्छा क्या थी, वो क्या उम्मीद कर रहे थे भावी पीढ़ियों से। जब लोगों को समझ लगा, तो लोगों ने इकट्ठे होके काम करना शुरू किया, संघर्ष किया, आंदोलन चलाए, तो गरीब लोग भी सत्ता के नजदीक आने शुरू हुए। आज चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, बहन जी तो चलो नंबर 1 पे हैं ही, तो ये सभी जो संगठन है, ये सभी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक चेतनता पिछले 40 सालों में बनी, खास करके मान्यवर काशीराम जी ने बनाई, तो उसके बाद सत्ता में परिवर्तन होने शुरू हो गए और बैकवर्ड और दलित समाज के लोग ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंचने शुरू हो गए। अपने संघर्ष के रास्ते से, लोकतांत्रिक तरीकों से वो आगे बढ़े। अब दूसरा, आगे जाके नया चैलेंज उसके सामने ये आ गया कि जहां पहले
मत पत्रों के ऊपर जबरी ठप्पा लगाया जाता था और वोट अपनी ओर की जाती थी लठ लेके या बंदूक लेके या दबाव डाल के, अब उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, ईवीएम का सहारा लेके उस रास्ते को, दलितों के, बहुजन समाज के आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उसको रोकने के लिए उन्होंने ईवीएम का उपाय अपने हित में, अपने स्वार्थ के लिए वो यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कोई भी, इस धरती के ऊपर कोई भी टेक्नोलॉजी बनी है और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह लगी हुई है, वो कभी भी सेफ नहीं हो सकती, उसको फूल प्रूफ नहीं कहा जा सकता। पूरे सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात जो है आर्गू हो चुकी है और ये बात के ऊपर वो बात अलग है कि जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, वो इस विषय को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा और अपनी बात वहीं पे खत्म करूंगा। देखिए, ये जो आंदोलन का विषय है, बहुजन समाज का जो संघर्ष है, गरीब लोगों को सत्ता पे लेके जाने का जो संघर्ष है, उनको सभी सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन के जो विषय हैं, इन विषयों में दो चीजों की जो जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, एक पड़ती है विचारधारा की और दूसरी पड़ती है हम लोगों के इकट्ठे होने की। तो सत्ता के जो द्वार हैं, जो रास्ते हैं, वो पहले भी जो सत्ताधीश लोग बैठे हैं, जो सत्ता पे काबिज लोग बैठे हैं, वो पहले हमें कभी नहीं चाहते थे कि हम सत्ता में आए। वो हमेशा ही हमारा रास्ता रोकेंगे। कभी वो मत पत्रों के ठप्पे लगाने की बात हो, शराब बांटने की बात हो, पैसा बांटने की बात हो, धर्म पे लड़ाने की बात हो, लोगों को उकसाने की, लड़ाने की, रिश्वत देने की, बरगलाने की, अनपढ़ता, ये सभी चीजें चलती हैं और आगे भी ये चलेंगी। ईवीएम उनका एक हथकंडा है। मेरा मानना ये है कि अगर विचारधारात्मक तौर पे हम समाज को पूरी तरह से तैयार करें और उनको इकट्ठा करें, तो ईवीएम तो क्या, हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है हम दूर कर सकते हैं। आज ईवीएम की लड़ाई हम क्यों नहीं जीत पा रहे? इसकी मुख्य वजह जो ये है कि अंबेडकरवादी जितने भी संस्थाएं हैं, वो सभी अपना अपना जोर लगा रही हैं। छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, हजारों ही संगठन है इस देश में, लेकिन वो अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई कमजोर हो रही है। तो अगर हमारी एकता जो है वही इन सभी समस्याओं का हमारा हल कर सकता है। तो हमें जो सारा जो जोर है अपना, जितने भी हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं, वो विचारधारा के खिलाफ और आपसी एकता कैसे बने, और जिस दिन ये एकता हम पूरी तरह बनाने में कामयाब हो गए, तो चाहे ईवीएम है, चाहे मोदी सरकार है, चाहे कुछ और है, हम उन सभी समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे, उनको पार भी कर लेंगे। तो मैं मुख्य रूप से ये बात मानता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम विषय नहीं है। ईवीएम विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को गोल किया, उस बात को वो सुना नहीं उसने। वीवीपी की जो बात उन्होंने की कि वीवीपीएट लगाएंगे, तो संगठनों ने मांग की कि वीवीपीएट अगर है तो आप सारों को लगाओ, बाद में उसकी गिनती करो। लेकिन ये दोनों काम जो है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसमें कोई ऐसा दखल नहीं दिया कि उसको किया जा सके। तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी की सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सभी मिले हुए। तो हमारा जो अब जोर है, इलेक्शन प्रोसेस तो चलो चलेगा, हमने उसमें भाग भी लेना है, हम उसको बाइकआउट भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मुख्य रूप से जो करने वाली बात है वो ये है कि अगर इस देश के अगर अपने 32 करोड़ लोग ही इकट्ठे हों, जैसे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अगर वो मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन को समझे, हम उनको समझा पाए, उनकी बात को घर घर तक पहुंचा पाए, तो जब वो लोग इकट्ठे होकर, आंदोलित होकर सड़कों पे आएंगे, तो नरेंद्र मोदी को भी सिर झुकाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सिर झुकाना पड़ेगा और पार्लियामेंट को भी झुकाना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि मुख्य मुद्दा यही है कि जो बाबा साहब की विचारधारा है, मान्यवर कांशीराम जी को विचारधारा है, उसको हम सब मिलके ये प्रॉमिस करें कि इकट्ठे होकर घर घर वो पहुंचाएं, लोगों को जागृत करें, उनको जागरूक बनाएं। और वो जब जागरूक हो गए, तो जैसे आप लोग काम कर रहे हो, जो सारे साथी यहाँ बैठे हैं, वो पढ़ लिख के, समझ के, अम्बेडकर के, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो कोशिश। तो इसी प्रकार से जब सारा समाज जागृत हो जाएगा, तो ये समाज अपने आप इकट्ठा भी होगा और इन चीजों से निजात भी हासिल कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय भीम।